हेलो गाइज, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल उड़ान में और पॉलिटिकल साइंस की इस शानदार क्लास में। आज हम पढ़ेंगे पंचायती राज के बारे में कि जो पंचायत का है वो विकास कैसे हुआ, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती है उसको हम डिटेल से कवर करेंगे अच्छे से। ठीक है, आप साथ साथ में इसके नोट्स बनाते जाना। चलो पढ़ते हैं, भारत में पंचायती राज का विकास कैसे हुआ। स्वतंत्र भारत में ग्रामीण जनता का जो जीवन स्तर है उसमें वृद्धि करने के लिए फोर्ड फाउंडेशन, जो संयुक्त राज्य अमेरिका की मदद से सन 1952 में एक सामुदायिक विकास कार्यक्रम के रूप में लागू किया गया था। ठीक है, जिसे हम राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम भी कह सकते हैं। इसके आगे चलकर क्या हुआ कि जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो 1952 में स्टार्ट किया गया था ना, इसमें ग्रामीण लोगों को बेहतर सुविधाएं देना, सस्ते बीज उपलब्ध कराना, ये चीज़ें थी इसके अंदर। लेकिन इस कार्यक्रम को ज़्यादा सफलता नहीं प्राप्त हुई, इसीलिए इसको बेहतर बनाने के लिए एक समिति लाई गई थी, उसे कहते हैं बलवंत राय मेहता समिति। सन 1957 में आई थी, इम्पोर्टेंट है, याद रखना। इस रिपोर्ट में क्या क्या सिफारिशें की गई, क्या क्या चीज़ें रखी गई, वो भी बता देती हूँ क्या क्या चीज़ें इसमें शामिल है। एक त्रिस्तरीय पंचायती राज की स्थापना की जाए, चुनाव प्रत्यक्ष हो, सीधा ग्राम पंचायत के जो चुनाव है वो प्रत्यक्ष रूप से होने चाहिए। नियोजन व विकास की जो गतिविधियां हैं कि ग्रामीण विकास और उसके योजना बनाने की समिति है वो सभी क्या पंचायत को सौंपी जानी चाहिए, ये चीज़ें सिफारिश की गई इसमें। पंचायत समिति कार्यकारी निकाय के रूप में होगी, जबकि जिला परिषद होगी उसकी सलाहकारी और समन्वयकारी एवं पर्यवेक्षण की होगी। ठीक है, कि जो कार्य करने का जो होगा जिम्मा वो पंचायत के पास होगा। जो जिला परिषद होगी वो उसे सलाह देने का, उनके साथ बैठक, उनका निगरानी रखने का ये काम जिला परिषद का होगा। इसके बाद आएगा जिला परिषद का चेयरमैन जिलाधिकारी होगा। ठीक है, शक्तियों का है, जो पंचायत शक्तियाँ है इनका क्या है, विकेंद्रीकरण किया जाए। इसके बाद हम पढ़ेंगे पंचायतों का व्यवहारिक प्रयोग। बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश के बाद पहली बार 2 अक्टूबर 1959 में क्या था, राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज लागू किया गया। तो सबसे पहले कहाँ शुरू किया गया, ये राजस्थान के नागौर जिले में पंचायत राज शुरू हुआ था। दूसरा जो राज्य रहा वो आंध्र प्रदेश था, जहाँ पंचायती राज शुरू हुआ। ठीक है, दोनों को आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आएगा कि 60 के दशक में भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में अनेक संकट देखे गए। 2 युद्ध हुए, भारत चीन के और भारत पाकिस्तान के बीच दो युद्ध हुए थे, जिसने खाद्यान्न आर्थिक संकट पैदा कर दिया था। इसलिए पंचायतों का प्रभावी क्रियान्वयन नहीं हो उसका, कि जो 1962 में जो युद्ध हुए थे और भारत और पाकिस्तान और भारत चीन के जो युद्ध हुए, 2 युद्ध हो गए थे उस टाइम, तो आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो गई थी भारत की, इसीलिए पंचायतों का ज़्यादा विकास नहीं हो पाया। पंचायत विकास का जो द्वितीय चरण है वो अशोक मेहता समिति में देखा जाता है। सन 1978 में अशोक मेहता समिति आई थी, सन 1978 में आई थी। इन्होंने अपनी जो रिपोर्ट रखी थी उसमें क्या क्या सिफारिशें रखी उसके बारे में पढ़ लेते हैं। जैसे इन्होंने पंचायती राज में द्विस्तरीय होगा, इन्होंने 3 स्तरीय न बताकर केवल 2 स्तरीय बताया था। ध्यान रखना ये चीज़ें, क्योंकि यहाँ से ऐसी क्वेश्चन आ जाता है कि जैसे पंचायती राज का द्विस्तरीय वर्गीकरण किसने किया था, तो वो अशोक मेहता समिति में किया गया था। इसमें जिला परिषद होगी और एक मंडल पंचायत नामक 2 स्तर होंगे। ठीक है, 15 से 20 हज़ार की आबादी के लिए एक मंडल पंचायत का गठन करेगा। ठीक है, समिति ने जिला स्तर में सर्वाधिक महत्व दिया तथा जनपद स्तर परियोजनाओं का निर्माण के लिए उत्तरदायी और कार्यकारी निकाय के रूप में माना। ठीक है, जो जिला स्तर की जो समिति है उसे ही योजना निर्माण और कार्यकारी निकाय के रूप में ही माना था। इसके बाद आएगा पंचायत चुनाव, सभी स्तरों पर राजनीतिक दलों की भागीदारी औपचारिक रूप से मंजूरी होगी। ठीक है, इसके बाद आएगा पंचायत समिति ने पंचायत को संसाधन उगाने और कार्य करने की शक्ति प्रदान की गई और राज्य सरकारों के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के कार्यकरण हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, कि राज्य सरकार है वो पंचायती कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेगी। और पंचायतों के जो विघटन के बाद 6 महीने के अवधि में ही चुनाव हो जाने चाहिए। ठीक है, अगर किसी पंचायत का उसके कार्यकाल से पहले ही उसका विघटन हो जाता है तो 6 महीने के अंदर वहाँ चुनाव होने चाहिए दोबारा पंचायत के। पंचायत में अनुसूचित जाति जनजाति
उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीट आरक्षित करने की सिफारिश की गई। ठीक है, इसके बाद आएगा कि पंचायती राज है उसमें वित्त निगम की स्थापना के लिए सुझाव दिया था और निर्वाचन आयोग के द्वारा पंचायतों का चुनाव आयोजित होना चाहिए कि जो पंचायत के जो चुनाव है वो एक निर्वाचन आयोग करवाए। समिति के अनुसार राज्य सरकार का मंत्रिपरिषद में एक पंचायती राज मंत्री की भी नियुक्ति की जानी चाहिए। पंचायती राज मंत्री की नियुक्ति की जानी चाहिए। विकास पंचायत से अलग एक न्याय पंचायत की स्थापना होनी चाहिए कि विकास पंचायत के विकास के लिए एक पंचायत न्याय की स्थापना होनी चाहिए। ये बात किस समिति में की गई थी? तो अशोक मेहता समिति में की गई थी। ये चीज़ें आप ध्यान में रखना, सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, कोई चीज़ स्किप मत करना क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। इनमें से कोई भी लाइन उठा के बोल दे कि ये किस समिति में पूछा गया, तो आप अच्छे से अपना टॉपिक कवर करना। इसके बाद हम पढ़ेंगे दांतेवाला समिति आई थी। इसके बाद इस समिति ने खंड स्तर पर नियोजन की अनुशंसा की, गांव, जनपद और राष्ट्रीय स्तर पर नियोजन अंतर संबंधित करने पर बल दिया। ठीक है, ये दो चीज़ें आएंगी इसके अंदर। इसके बाद आएगा JV.K. राव समिति 1985 में आई थी। योजना आयोग ने ग्रामीण विकास एवं गरीबी निवारण के कार्यक्रम की समीक्षा की थी। ठीक है, कि ग्रामीण विकास एवं गरीबी निवारण के कार्यक्रम की समीक्षा किस समिति में की गई थी? तो ये JV.K. राव समिति में की गई थी। इसके बाद पढ़ेंगे हम सिफारिशें की थी, जैसे ग्रामीण विकास के लिए पंचायतों का पुनर्गठन किया जाना चाहिए और जिला परिषद को कार्यक्रम का निर्धारण करना चाहिए। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि समिति ने वित्त आयोग के गठन में पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष तय किया था और त्रिस्तरीय पंचायतों का सुझाव दिया था। ठीक है, ये चीज़ें आप ध्यान में रखना किस में की गई थी। लक्ष्मी मल सिंघवी समिति 1986 में आई थी। राजीव गांधी सरकार में लोकतंत्र एवं विकास के लिए पंचायतों का पुनर्जीवन नामक समिति की स्थापना, जिसके अध्यक्ष LM सिंघवी रहे थे। ठीक है, ये राजीव गांधी की जो सरकार थी उस दौरान ये समिति आई जिसने पंचायतों के पुनर्गठन और विकास के लिए कदम उठाई। इसकी अनुशंसाएँ क्या रहेगी और ये भी पढ़ लेते हैं क्या क्या इनकी सिफारिशें रही, क्या क्या चीज़ें इन्होंने रखी अपनी समिति में। कि संवैधानिक आधार प्रदान किया जाना चाहिए पंचायतों को। त्रिस्तरीय जो पंचायत है उसका गठन किया जाना चाहिए, जैसे ग्राम स्तर पर, खंड स्तर पर और जिला स्तर पर, 3 स्तर पर होनी चाहिए ये चीज़ें। इसके बाद आएगा कि एक इनका चुनाव करवाने के लिए एक निर्वाचन आयोग को होना चाहिए। वित्त आयोग को सपोर्ट किया, राजनीतिक दलों की सहभागिता को प्रोत्साहित किया, पंचायतों को विवाद को निपटाने के लिए नए पंचायत का गठन का सुझाव दिया था इन्होंने। PK थोकन समिति आई, इसके बाद 1988 में आई थी ये। इस समिति में संवैधानिक आधार प्रदान करने का समर्थन किया इन्होंने। पंचायतों का संबंध सीधा संघ सरकार से होना चाहिए, ये चीज़ सिफारिश की थी। ये लाइन ध्यान में रखना कि भारत में पंचायतों का संबंध सीधा संघ सरकार से होना चाहिए। किस समिति में सिफारिश की गई थी? तो ये PK थोकन समिति सन 1988 में की गई थी। इसके बाद आएगा कि समिति ने पंचायती राज को राज्यों का विषय नहीं माना है। दिया गया जो पंचायती राज है उसको शक्तिशाली बनाने के लिए अधिक बल दिया गया था। विभिन्न सरकारों द्वारा पंचायती राज लागू कराने के लिए किए गए प्रयास। राजीव गांधी सरकार ने वर्ष 1989 में लोकसभा में 64वां संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया था, जिसमें पंचायती राज के विस्तार के लिए शक्तिशाली बनाने के लिए कदम उठाए। उसके बाद 1991 में नरसिम्हा राव की सरकार में भी इसे पुनः संवैधानिक आधार देने का प्रयत्न किया गया, जिसमें 73वां 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में पारित हो गया था ये। ठीक है, और 1993 में लागू भी हो गया। ठीक है, इसके बाद आएगा कि यह संविधान संशोधन लागू होने के बाद पहली बार मध्य प्रदेश में चुनाव हुए थे। ठीक है, ये संविधान संशोधन लागू हो गया था 1993 में। उसके बाद सबसे पहली बार मध्य प्रदेश में ये जो चुनाव है वो करवाए गए। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि जो 73वां संविधान संशोधन में क्या क्या प्रावधान दिए गए हैं जब पंचायती राज के बारे में आए। पंचायती राज राज्य सूची का विषय है। 73वां संविधान संशोधन द्वारा संविधान के भाग 9 में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, जिसमें पंचायती राज का वर्णन मिलता है हमें। राज्य सूची के 29 विषयों में पंचायतों को सौंपे गए कि राज्य के जो 29 विषय उसमें पंचायतों को सौंपे गए और 3 स्तरीय पंचायती राज की स्थापना की गई, ग्राम स्तर पर, खंड स्तर पर और जिला स्तर पर। ठीक है, 73वें संविधान संशोधन द्वारा यह प्रावधान भी किया गया कि जिन राज्यों की आबादी 20 लाख से कम है तो वह 2 स्तर पर पंचायती राज की स्थापना की जाएगी। ठीक है,
कि जिन राज्यों में आबादी 20 लाख से कम है ना, वहाँ पर 2 पंचायती राज की स्थापना की जाएगी। जैसे उदाहरण के लिए गोवा, मणिपुर में ग्राम स्तर और जिला स्तर की पंचायती राज की स्थापना की गई थी। हम पढ़ेंगे पंचायती राज के सदस्यों की क्या योग्यता होनी चाहिए। इसमें निर्वाचित होने वाले 21 वर्ष की आयु आवश्यक है। व्यक्ति राज्य विधानमंडल में निर्वाचन के लिए योग्य होना चाहिए। इसके बाद आएगा पंचायतों की सबसे छोटी इकाई ग्राम सभा होती है। ग्राम सभा के गांव में 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके सभी लोग शामिल होंगे, कि 18 वर्ष के बाद इसमें शामिल हो सकते हैं। और जो वोट देने की जो उम्र है वो 18 वर्ष ही रखी गई है। 18 वर्ष के बाद हम वोट कर सकते हैं। पंचायत का कार्यकाल कितना रहेगा? 5 वर्ष कार्यकाल रहता है। अगर विघटन हो जाता है पंचायतों का तो 6 महीने के अंदर दोबारा चुनाव कराना होता है। और पंचायतों का कार्यकाल 6 महीने से कम बचा हो तो चुनाव के समूचे 5 वर्षों के लिए होंगे। ठीक है। अगर सिर्फ 6 महीने बाकी हो, किसी पंचायत का विघटन हो गया हो, उसे सिर्फ 6 महीने उसके कार्यकाल के रहते हैं, तो उसके जो चुनाव होगा वो अगले 5 वर्ष के लिए ही होगा, नहीं कि मतलब बाकी 6 महीने के लिए किसी पंचायत राज को बनाया जाएगा। ठीक है। इसके बाद आएगा अनिवार्य कार्य क्या रहेंगे। जैसे सार्वजनिक कुओं, तालाब, जलाशयों का निर्माण करवाना, उनका रख रखाव करना, मरम्मत करवाते रहना, नालियाँ, शौचालय और सड़कों और पुलियों का निर्माण करवाना, गाँव के मार्गों का निर्माण करवाना, कृषि का विकास करना, जन्म, मृत्यु, विवाह का पंजीकरण करवाना, सिंचाई संसाधनों का निर्माण, सार्वजनिक होटलों, मेलों आदि की स्थापना, टीका एवं सुई लगवाना, पशुओं और उनकी नस्ल में सुधार करना, सार्वजनिक भूमि का प्रबंधन करना, ये चीज़ आती है। और ऐच्छिक कार्य क्या आते हैं कि ये किसी जो पंचायत होते हैं, जो सरपंच होते हैं, वो अपनी इच्छा के अनुसार ये कार्य करवा सकते थे। सड़कों के किनारे व अन्य स्थानों पर वृक्ष लगवाना, धर्मशाला, विश्राम गृहों और सार्वजनिक घाटों का निर्माण करवाना, सामुदायिक केंद्रों की व्यवस्था, खेल स्थलों, पुस्तकालयों और पार्कों का निर्माण, जैसे छुआछूत का उन्मूलन, भ्रष्टाचार उन्मूलन, मुकदमे की बातचीत को हतोत्साहित करना, झगड़ों को सहमति द्वारा सुलझाने को प्रोत्साहित करना। ठीक है। ये चीज़ें ऐच्छिक कार्य के अंदर आते हैं। इसके बाद आएगा 74वां संविधान संशोधन, जो नगर पालिकाओं के लिए प्रावधान किया गया। इसे संविधान के भाग 9 में 12वीं अनुसूची में जोड़ा गया। ठीक है। जिसमें नगर पालिकाएँ आती हैं। इसमें नगर पालिकाओं को 18 विषय सौंपे गए थे। 2 प्रकार की संस्थाओं की स्थापना की गई, जैसे स्वायत्त शासन की संस्थाएं, उदाहरण के लिए नगर पालिकाएं, और योजनाएं संस्थाएं, जो उदाहरण के लिए जिला योजना समिति, महानगर योजना समिति। ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे स्वायत्त शासन की संस्थाएं हैं वो क्या होगी। जैसे नगर पंचायत में ऐसे क्षेत्र जो ग्रामीण क्षेत्र से नगर क्षेत्र को परिवर्तित हो रहा है, 10,000 से 20,000 की जनसंख्या के लिए क्या होगी? नगर पंचायत होगी। और नगर परिषद होगी 20,000 से 3 लाख के बीच जिनकी जनसंख्या रहेगी वो नगर परिषद होगी। और नगर निगम होगा 3 लाख से अधिक जनसंख्या है वहाँ नगर निगम मानी जाएगी। ठीक है। इस प्रकार से 3 स्वायत्त शासन की संस्थाएं हैं वो उनको स्थापना की गई। इसके बाद आएगा राज्य वित्त आयोग। 74वें संविधान संशोधन के अंतर्गत राज्य वित्त आयोग की स्थापना की गई। इसकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा होगी। ये अनुच्छेद 343 में मिलता है हमें। इसके कार्य क्या रहेंगे? राज्य वित्त आयोग होगी, उसका क्या कार्य रहेंगे? वो होगा राज्य और नगर पालिकाओं के बीच कर लगाएं व शुल्क का निर्धारण करेगा। और कर, शुल्क और पथ कर फीस नगर पालिकाओं को दिए जा सकते हैं। नगर पालिकाओं को सहायता या अनुदान देना, नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति में सुधार के लिए आवश्यक उपाय करना, कोई अन्य विषय जो राज्यपाल दे, क्या अलग से कोई विषय अगर राज्यपाल उनको सौंप देता है वित्तीय से रिलेटेड तो वो कार्य करेंगे। ठीक है। जिला योजना और महानगर योजना समिति क्या है उसके बारे में पढ़ लेते हैं कि जिला स्तर पर एक जिला योजना समिति होगी और प्रत्येक महानगर क्षेत्र में महानगर योजना होगी। जिला योजना और महानगर योजना समिति है। इसके बाद इसके गठन का वर्णन किया गया। आप ये थोड़ा सा पढ़ लेना डिटेल से। उम्मीद करती हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपका ये टॉपिक अच्छे से कवर हो गया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड थैंक यू।